चलो आज एक इम्पॉर्टेंट एक्ट के बारे में हम देखेंगे जो अभी रिसेंटली पास हुआ है। अभी पिछले हफ्ते के ही करंट अफेयर में हमने तुमको बताया था कि एक शांति बिल पार्लियामेंट में पास हुआ है जो कि प्राइवेट प्लेयर्स को न्यूक्लियर एनर्जी को बिल्ड करने में सेटअप करने में परमिशन देने की बात कर रहा है। और हम बताए थे कि अभी वो बिल है, एक्ट बन जाएगा तो हम उसको डिटेल में कर लेंगे। तो हाँ, अब वो एक्ट बन गया है। तो शांति एक्ट 2025 ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे प्रीलिम्स मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। तो आज इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो शांति का फुल फॉर्म देखो कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ शांति। शांति स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है फुल फॉर्म? सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब इसका मतलब समझना इस फुल फॉर्म का कि देखो, हम इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं ना। हर लेवल पे इंडिया ट्रांसफॉर्म हो रहा है, डिजिटल लेवल पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ग्लोबल लेवल पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, साथ ही साथ हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो हमको इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है और ट्रांसफॉर्म करके हमारा एजेंडा क्या है, गोल क्या है कि 2047 तक इंडिया को हमको विकसित भारत, जो कि डेवलप्ड इंडिया है, वो बना लेना है। विकसित भारत एट द रेट 2047, ये हमारा गोल है। बजटरी प्रायोरिटीज़ है जो तुमको हम करवा चुके हैं। तो अब देखो ना, शांति नाम में ही है सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। मतलब ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसको हम सस्टेनेबल वे में हार्नेस करेंगे, निकालेंगे, कलेक्ट करेंगे, ताकि इस न्यूक्लियर एनर्जी का हम यूज़ करके इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर सके। ठीक, ये इसका फुल फॉर्म है। ये अभी पार्लियामेंट में पास हो चुका है। अब ये पास हो गया है, नया एक्ट आया है, तो कुछ पुराने एक्ट होंगे उनको तो ये रिप्लेस कर देगा। तो कौन कौन से पुराने एक्ट को ये ख़त्म कर दिया? तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 का एक हमारा अभी तक चला आ रहा था, इस एक्ट को इसने ख़त्म कर दिया। साथ ही साथ सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी वाला एक एक्ट था, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, इसको भी ये ख़त्म कर दिया। तो नया शांति एक्ट आया है, तो इसके बदले जो पुराने एक्ट थे वो तो ख़त्म होंगे ना। तो पुराने कौन से दो एक्ट ख़त्म हुए? एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और CLND एक्ट 2010। तो ये दोनों एक्ट अब ख़त्म हो गए हुए हैं। नया कौन सा आ गया? शांति एक्ट। अब इस शांति एक्ट में होगा क्या, प्रोविज़न क्या है, तो तुमको हम पहले ही बता चुके हैं कि ये प्राइवेट प्लेयर्स को, फॉरेन प्लेयर्स को अलाउ करेगा ताकि वो इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप कर सके, बिल्ड कर सके और ऑपरेट कर सके। अभी तक ये जिम्मेदारी प्राइवेट प्लेयर्स को, फॉरेन एंटिटीज़ को हम नहीं देते थे। मतलब किसी बाहरी कंपनी को या इंडिया के ही जो डोमेस्टिक प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी अभी तक ये जिम्मेदारी हम नहीं देते थे। सब कुछ न्यूक्लियर एनर्जी से रिगार्डिंग सरकार ही कंट्रोल करती थी। अभी हम आगे बताएंगे सरकार की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती थी। तो अभी तक सरकार ही करती थी, लेकिन ये एक्ट आ गया है। अब प्राइवेट प्लेयर्स और फॉरेन प्लेयर्स दोनों आकर इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट को सेटअप कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक, ये इस एक्ट का मेन एजेंडा था, शांति एक्ट 2025। अब इस आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी का, न्यूक्लियर पावर का स्टेटस क्या है। उससे पहले एक बात समझना, न्यूक्लियर एनर्जी का एक बड़ा यूनिक प्रॉपर्टी है। इट कैन बी यूज्ड एज बोथ डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टीज़ एंड कंस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टीज़। मतलब इस न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर ना दोनों पावर है, कंस्ट्रक्टिव पावर भी है, डिस्ट्रक्टिव पावर भी है। जब इसी न्यूक्लियर एनर्जी का हम इस्तेमाल एटॉमिक बम, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए करेंगे तो वो डिस्ट्रक्टिव पावर होगा, वो एक डिस्ट्रक्शन ला सकता है मास लेवल का। लेकिन इसी एटॉमिक एनर्जी का हम कंस्ट्रक्टिव यूज़ करेंगे, मतलब एक तरीके का प्रॉपर पॉजिटिव वे में यूज़ करेंगे, तो हम इसी न्यूक्लियर एनर्जी से न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। इसी न्यूक्लियर पावर से हम न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, बिजली जला सकते हैं। तो जब न्यूक्लियर एनर्जी से कोई हम बिजली जनरेट करेंगे ना, तो वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज़्यादा होगा, ग्रीन हाउस गैस इमिशन उससे कम होगा। तो न्यूक्लियर एनर्जी के तुमको दो प्रॉपर्टी समझ में आए कि ये कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव तब होगा जब हम इस एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, तब तो ये कंस्ट्रक्टिव है कि पूरे दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी हम फैलाएंगे, इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी आएगी। लेकिन डिस्ट्रक्टिव यूज़ कहाँ है
बम बना के, न्यूक्लियर बम बनाकर पटक दिए कहीं, तो ये डिस्ट्रक्टिव यूज़ है। तो न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर एनर्जी के दोनों खासियत हैं कि इट कैन बी यूज्ड एज बोथ डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन। ठीक, तो अब इंडिया में न्यूक्लियर पावर का स्टेटस देख लेते हैं। अभी ये जो जितना शांति एक्ट आया है, इसमें हम जितनी बात पढ़ेंगे ये न्यूक्लियर पावर के कंस्ट्रक्टिव यूज़ की पढ़ेंगे। मतलब ये, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात कर रहे हैं। ये जो प्राइवेट और फॉरेन प्लेयर्स को हम अलाउ कर रहे हैं ना कि तुम न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्ड करो इंडिया में, सेटअप करो, ऑपरेट करो, ये बिजली बनाने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम ये परमिशन दे रहे हैं। और उसी के लिए ये शांति एक्ट आया है। ऊपर ही लिखा है सस्टेनेबल हार्नेसिंग फॉर न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है, जिसके लिए हम न्यूक्लियर पावर का सहारा लेकर न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करेंगे ताकि हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी नीड्स फुलफिल हो सके, हम अपने कोल बेस्ड जो पावर प्लांट हैं उनको शिफ्ट कर सके, क्योंकि कोल से बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, इसलिए हम न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब न्यूक्लियर पावर का स्टेटस देख लेते हैं इंडिया में अभी है क्या। तो अभी एग्जैक्ट 25 ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। ये सब अभी सरकार के कंट्रोल में है। अब जितना नया आएगा उसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी आएंगे। तो अभी इंडिया में 25 ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। उनकी कैपेसिटी इकट्ठा अगर हम जोड़े तो कितनी है कि ये 25 ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं वो कितनी बिजली जनरेट कर रहे हैं, तो ये 8.8 से 8.9 गीगावाट तक की बिजली ऑन एन एवरेज जनरेट कर रहे हैं। ठीक, और हम इंडिया का अगर एनर्जी शेयर में न्यूक्लियर एनर्जी का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया के एनर्जी सेक्टर में 3.4% कंट्रीब्यूट करता है। न्यूक्लियर एनर्जी कॉन्स्टिट्यूट्स अप्रॉक्स 3.4% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। मतलब इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है अलग अलग चीज़ से। हम कोल से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, अब तो हम सोलर पावर प्लांट से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, हम विंड एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, और न्यूक्लियर एनर्जी से भी अभी भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। लेकिन अभी जितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं वो 25 ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर से कर रहे हैं, और वो सब सरकार के कंट्रोल में है। लेकिन अब हमने शांति एक्ट के थ्रू प्राइवेट प्लेयर्स को भी अलाउ करने की बात कर दी है। ऑलमोस्ट वो एक्ट पास हो चुका है, अब प्राइवेट प्लेयर्स भी आएंगे। तो इंडिया के इस एनर्जी सेक्टर में न्यूक्लियर एनर्जी कितना कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, 3.4%। मतलब इंडिया में जितनी बिजली बन रही है उसका 3.4% जो हिस्सा है वो न्यूक्लियर एनर्जी से आ रहा है। ठीक, ये स्टेटस ऑफ इंडिया हो गया कि न्यूक्लियर पावर का इंडिया में स्टेटस क्या है, कितनी एनर्जी जनरेट कर रहा है, कितना पावर प्लांट है। अब आगे शांति एक्ट आ गया है तो देखेंगे प्राइवेट प्लेयर्स आकर नए नए कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ कहाँ सेटअप कर रहे हैं। ठीक, अब इंडिया का रोड मैप देखो कि इंडिया चाहता क्या है। इंडिया का विज़न ये है कि 2031-32 तक हमको अपने न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को ट्रिपल कर लेना है। ठीक, और ट्रिपल करके कितना गीगावाट तक ले जाना है, 22.5 गीगावाट तक हमको ले जाना है। कब तक ले जाना है, 2031-32 तक। पहला टारगेट तो ये है। देखो, ये जो हमारा ये अभी कैपेसिटी हम कितना जनरेट कर रहे हैं, अभी जो हम न्यूक्लियर कैपेसिटी जनरेट कर रहे हैं ना, ये 3.89 वाला जो कैपेसिटी हम जनरेट कर रहे हैं, तो हमारा टारगेट ये है कि इस कैपेसिटी को हम एक्सपैंड करके ट्रिपल कर लें। ये ट्रिपल करने की बात कर रहा है। तो ये जो अभी कितना हम जनरेट कर रहे हैं, 8.8 से 8.9 गीगावाट, तो इसी को हमको ट्रिपल करना है। और कब तक ट्रिपल करना है, 2031-32 तक ट्रिपल करना है। ये इंडिया का टारगेट है, इंडिया का रोड मैप है। हम प्लान करते हैं ना कि 2 महीने में पॉलिटी ख़त्म कर लेना है, इकोनॉमिक्स साथ में ख़त्म कर लेना है, मतलब 2 महीने में हमारा पॉलिटी इकोनॉमिक्स ख़त्म। तो इंडिया का भी ये टारगेट है कि हमको 2031-32 तक अपने न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को ट्रिपल कर लेना है। तो ये 8.8, 8.9 से हमको ले जाकर 22.5 गीगावाट तक ले जाना है, ये हमारा टारगेट है। ठीक, अब आगे देखो दूसरा टारगेट क्या है, डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडिजीनियस एसएमआरस। एसएमआरस क्या है पहले ये समझ लो। एसएमआरस हम कहते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ये 2024 का जो बजट आया था उसमें भी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाने की बात की गई थी। देखो, न्यूक्लियर एनर्जी वाला जो सेक्टर है ना, इसमें बड़े बड़े रिएक्टर्स बनते हैं, लार्ज रिएक्टर्स बनते हैं। तो उन लार्ज रिएक्टर्स में थ्रेट बहुत ज़्यादा होता है, खतरा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी यूज होगा, ज़्यादा न्यूक्लियर
केमिकल्स यूज़ होगा, तो उससे डिजास्टर बड़े होने के ज़्यादा खतरा होते हैं और उनको हम एक जगह से दूसरे जगह ले भी नहीं जा सकते हैं, दूसरे जगह सेटअप भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाने की बात कर रहे हैं कि हम इंडिजीनियसली इंडिया में ही खुद ही स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बना देंगे। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो होते हैं ना वो छोटे होते हैं, इनमें खतरा कम होता है। खतरा तो दोनों में होगा, न्यूक्लियर एनर्जी है तो पहले ही बताए हैं, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन दोनों प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर एनर्जी की। लेकिन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में थोड़ा सा खतरा कम होता है क्योंकि ये छोटा है। और हमने टारगेट ये लिया है कि हमको 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाने हैं 2033 तक, खुद से इंडिजीनियस। ये हमारा दूसरा टारगेट है। और एक और फैक्ट जान लो, ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो है ना, ये बहुत कम देश बना पाया है। रसिया के पास है, यूएस के पास है, चाइना कोशिश कर रहा है, इंडिया चौथे नंबर पे है अगर बना लिया तो। ठीक, तो हमारी ठीक ठाक रिसर्च स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पे चल रही है। और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हम आसानी से अलग अलग जगह पे सेटअप कर सकते हैं। इसके सेटअप में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि बड़ा अगर हमको कोई फील्ड सेटअप करना है, तुम खुद सोचो ना, बड़ा ज़मीन लेना है तो ज़्यादा पैसा देना होगा, छोटा ज़मीन लेना है तो हम आसानी से खरीद लेंगे। कैडबरी डेयरी मिल्क सिल्क खरीदना है 70 रुपये का, तो 80 रुपये का, 100 रुपये का कितने का आता है पता नहीं, तो सोचना होगा। लेकिन 5 रुपये का डेयरी मिल्क खरीदने में थोड़ी ना सोचना होगा। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को सेटअप करना आसान होता है। इसलिए हम टारगेट ये कर रहे हैं कि हम इंडिजीनियस खुद से 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाएंगे 2033 तक। ये हमारा दूसरा टारगेट है। पहला क्या था, ट्रिपल करना है कैपेसिटी 2031-32 तक। दूसरा क्या है, 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बना देना है 2033 तक। और तीसरा टारगेट क्या है कि हमको न्यूक्लियर एनर्जी से 100 गीगावाट एनर्जी जनरेट करना है 2047 तक। और 2047 तक का ही हमारा टारगेट है ना विकसित भारत का, तो 2047 तक हमको 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी से एनर्जी जनरेट करना है। ये हमारा तीसरा टारगेट है। और इन सब टारगेट को पूरा करने के लिए सरकार ने अभी इस बार फिर जो 2025-26 का बजट हम ऑलरेडी जनवरी में जो बच्चे हमारे साथ जुड़े थे उनको हम कराए थे, तो जब फरवरी में सॉरी, तो ये जो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन उस बजट में लॉन्च किया गया है। 2025-26 का जो हमारा इस बार का बजट था ना, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी मिशन लॉन्च किया गया है। और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन लॉन्च करके हम यही 3 टारगेट पूरा करेंगे, जो कि इंडिया का विज़न है, इंडिया का रोड मैप है टुवर्ड्स न्यूक्लियर एनर्जी। और इसी टारगेट्स को अचीव करने के लिए हम ये शांति एक्ट लेकर आए हैं। ठीक, चलो अब तो ये टारगेट बता दिए। अब आ जाओ शांति एक्ट के प्रोविजंस पे कि इस एक्ट में बात क्या क्या बोली गई है, क्या क्या होगा। तो सबसे पहला प्रोविज़न तो है कि अब हमारे पास एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव लॉ होगा। देखो, मात्र एक सिंगल शांति एक्ट होगा। हमने पुराना 2 जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट था, सिविल लाइबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट था 2010 का, ये अलग अलग 2 लॉ को हमने रिप्लेस कर दिया ना। अब इन दोनों लॉ के सारे प्रोविजंस को हम इकट्ठा करके एक इकलौता शांति एक्ट बना दिए हैं। इसलिए पहला प्रोविज़न तो यही है कि एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव लॉ हम बना दिए हैं, पुराने लॉ को रिप्लेस कर दिए हैं। दूसरा प्रोविज़न क्या है, हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन अलाउ कर रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ कर रहे हैं कि तुम आओ इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करो, बिल्ड करो, ऑपरेट करो। ज्वाइंट वेंचर्स भी अलाउ कर रहे हैं। ज्वाइंट वेंचर्स मतलब इंडिया प्राइवेट प्लेयर्स के साथ साथ फॉरेन कंपनीज भी आकर इन प्राइवेट प्लेयर्स के साथ जुड़ सकती है। मतलब मान लो हम इंडिया में हैं तो हम इंडिया के प्राइवेट प्लेयर हो गए, हम इंडिया के लोकल डोमेस्टिक प्राइवेट प्लेयर हो गए, इंडिया में हम रहते हैं। मेरा एक दोस्त अमेरिका में रहता है, वो अमेरिकन सिटीजन है, तो हम अगर चाहेंगे कि हम और मेरा दोस्त दोनों मिलकर इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू करें एनर्जी जनरेट करने के लिए, तो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो भी अपना कुछ इन्वेस्टमेंट लगाएगा, हम भी लगाएंगे, हम दोनों मिलकर ज्वाइंट वेंचर में एक इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप कर लेंगे। तो इसको भी अलाउ कर दिया गया है। देखो ना, ऊपर बताया है ना, प्राइवेट एंड फॉरेन प्लेयर्स दोनों। ठीक, तीसरा, इंडेड मोनोपोली ऑफ एनपीसीआई न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ये सरकारी ऑर्गेनाइजेशन थी। आज से पहले, शांति एक्ट से पहले, जितना न्यूक्लियर पावर ये बना है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर्स 25, और ये 25 ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, या जितना ये न्यूक्लियर पावर के प्रोविजंस थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी कंपनी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करती थी। कोई प्राइवेट प्लेयर्स का रोल नहीं था न्यूक्लियर एनर्जी में, पहले भी बताए हैं तुमको। लेकिन अब शांति एक्ट आ गया है, तो ये जो एनपीसीआई जो मोनोपोली क्रिएट किया हुआ था कि सिर्फ सरकारी कंपनी न्यूक्लियर एनर्जी बना सकती है, वो मोनोपोली अब ख़त्म हो गई है, अब प्राइवेट प्लेयर्स भी बना सकते हैं। तो तीसरा प्रोविजंस तो ये है। चौथा प्रोविज़न ये है कि जैसे कि देखो, तुमको हम बताए ना, न्यूक्लियर एनर्जी
में कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन दोनों पावर है, इसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है। इसलिए चौथा प्रोविज़न एक्ट का ये बोला गया है कि जो सेंसिटिव क्रिटिकल एरिया है, क्रूशियल एरिया है, इम्पॉर्टेंट एरिया है न्यूक्लियर ये एनर्जी के रिगार्डिंग, वो अभी भी सरकार के ही कंट्रोल में रहेगा। जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूल का प्रोडक्शन करना, हेवी वाटर का मैनेजमेंट करना। देखो ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं ना, इसमें वाटर्स में अलग अलग केमिकल्स मिला दिए जाते हैं, वो काफ़ी प्रोसेस्ड वाटर होता है, उसमें हाईली रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए उनको हम हेवी वाटर्स कहते हैं। वो पानी भी थोड़ा सा अगर लीक हो गया ना तो डिजास्टर क्रिएट कर सकता है, रेडियो एक्टिव होता है ना, तो रेडिएशन से ही तो सबसे ज़्यादा खतरा है। न्यूक्लियर बम अगर फटेगा भी, जो न्यूक्लियर बम की बात चलती है जब लड़ाई होती है दो देशों में, तो जैसे कि पाकिस्तान हमेशा बोलते रहता है, तो भाई वो बम फटेगा तो कोई ऐसा थोड़ी है कि दिवाली जैसा वो बम फट जाएगा। वो एक जगह फटेगा और उससे रिएक्शन इतना मास लेवल पे होगा ना कि पूरा उस रेडियो एक्टिविटी से वो डिस्ट्रॉय कर देगा पॉपुलेशन को। और सिर्फ उस पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी ये इसका इम्पैक्ट रहता है। जापान पे जो बम गिरा था हिरोशिमा नागासाकी पे, वहाँ पे अभी भी पॉपुलेशन जो है ना डिसेबल्ड पैदा हो रहे हैं, वहाँ के बच्चे अभी भी हैंडीकैप्ड आ जाते हैं ड्यू टू डैट रिएक्शन। तो इसका ये जो रेडियो एक्टिविटी है ना, ये बड़ा खतरनाक है। तो इसीलिए जो सेंसिटिव एरिया है, क्रूशियल एरिया है, वो अभी भी स्टेट अपने कंट्रोल में रखी है। जैसे कि फ्यूल प्रोडक्शन, न्यूक्लियर फ्यूल प्रोडक्शन, हेवी वाटर मैनेजमेंट, रेडियो एक्टिव का वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से वेस्टेज निकलेगा ना, कचरा निकलेगा ना, तो वो कचरा में भी तो रेडियो एक्टिविटी होगी। देखो जैसे कि घर से हम कचरा फेंकते हैं, तो सब्जी का कचरा फेंकते हैं, तो वो हुआ तो सब्जी ही का ही बचा हुआ लेफ्ट ओवर ना। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो कचरा निकलेगा, जो वेस्ट निकलेगा, उसमें भी तो केमिकल्स होंगे, रेडियो एक्टिव्स होंगे। तो उसका मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, उसका प्रॉपर डिस्पोजल भी तो करना होगा। इधर उधर सीधे फेंक दिए तब तो रेडियो एक्टिविटी फैलेगी ही ना। तो उसका वेस्ट मैनेजमेंट भी हमको संभाल के करना होगा, इसलिए स्टेट अभी भी उसको अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। और जो इंडिया का कमिटमेंट है टुवार्ड्स नॉन प्रोलिफरेशन, वो भी स्टेट के कंट्रोल में है। अब ये नॉन प्रोलिफरेशन क्या है, याद करो अक्टूबर नवंबर के करंट अफेयर में कराए थे। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या कहता है कि हम ये न्यूक्लियर एनर्जी का, न्यूक्लियर ट्रीटी का वायलेशन नहीं करेंगे। इसमें हम कहते ये हैं कि हम अलग अलग जो हमारी ये न्यूक्लियर एनर्जी है ना, इसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, किसी इलीगल हाथ में नहीं जाने देंगे, किसी दूसरे देश को हम न्यूक्लियर बम बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, किसी को हम न्यूक्लियर मिसाइल नहीं देंगे, ट्रेड इसका नहीं करेंगे, अपने तक सीमित रखेंगे। इसका सीधा नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी मतलब न्यूक्लियर वेपन का प्रचार प्रसार हम नहीं करेंगे। तो इसीलिए सरकार इसको अपने कंट्रोल में रखी है। अगर ये प्राइवेट प्लेयर्स को दे देगी तब तो पता चलेगा प्राइवेट प्लेयर्स न्यूक्लियर एनर्जी बनाने का फार्मूला गूगल यूट्यूब पर डाल दिया, तब तो हम लोग भी घर में बैठ के न्यूक्लियर एनर्जी बनाने लगेंगे। जस्ट किडिंग, ये तुमको हम रिलेट कराने के लिए बोले हैं कि अगर प्राइवेट प्लेयर्स को ये अलाउ कर दिया जाए तब तो वो किसी को भी टेक्नोलॉजी शेयर कर देंगे ना कि ऐसे न्यूक्लियर एनर्जी बनता है। और मान लो किसी गलत हाथ में ये लग गया, किसी टेरर ग्रुप के पास लग गया, तो कितना डिस्ट्रक्शन वो क्रिएट कर सकता है बनाकर। इसीलिए नॉन प्रोलिफरेशन कमिटमेंट जो है वो सरकार अभी भी अपने कंट्रोल में रखी हुई है कि न्यूक्लियर एनर्जी का प्रचार प्रसार नहीं करना है, किसी को बांटना नहीं है। ठीक, तो ये सेंसिटिव एरिया जो है वो अभी भी स्टेट के कंट्रोल में है। पांचवा प्रोविजन देखो इस एक्ट का, तो एक एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है हमारे इंडिया में जो पूरा इस एटॉमिक एनर्जी को रेगुलेट करती है। ठीक, उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया है। पहले इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं मिला था, अब मिल गया है इस शांति एक्ट से। पहली बात तो स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई है ये। अब स्टैट्यूटरी बॉडी तुमको हम हर बार करंट अफेयर में कोई एक्ट आता है तो कराते हैं। स्टैट्यूट का मतलब ही होता है लॉ, और उसी स्टैट्यूट वर्ड से बना है स्टैट्यूटरी। तो स्टैट्यूट का मतलब लॉ, तो अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई है, मतलब एक लॉ पे बेस्ड ये बॉडी बन गई है। तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड किस एक्ट के थ्रू अब बन गई है स्टैट्यूटरी बॉडी, तो इसी शांति एक्ट से बन गई है। अब अगर सवाल पूछता है कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड किस एक्ट के अंडर आता है, तो शांति एक्ट के अंडर आता है। कैसा बॉडी है ये, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी अब बन गया है, पहले नहीं था। शांति एक्ट जैसे आया है ना, उसने एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया है, मतलब कह दिया है कि आप इस लॉ के एम्बिट में आइएगा, अब आप स्टैट्यूटरी बॉडी हो गए। ठीक, छठा प्रोविज़न देखो, हमने न्यूक्लियर लायबिलिटी को रिवाइज किया है। अब ये न्यूक्लियर लायबिलिटी क्या है, समझो इस बात को। मान लो हम प्राइवेट प्लेयर हैं,
हम न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में सेटअप किए, तो मान लो इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई हादसा हो जाता है या कुछ लीकेज वगैरह हो जाता है, तो इसकी लायबिलिटी कौन उठाएगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर लायबिलिटी। तो इस न्यूक्लियर लायबिलिटी को हमने रिवाइज किया है। रिवाइज क्या किया है वो बताते हैं, पहले पुराना क्या था वो तो समझ जाओ, तब तो पता चलेगा कि नया रिवीजन क्या हुआ है। तो पुराना ये था ना कि जैसे कि मेरा न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में है, वहाँ पे कुछ डिजास्टर हो गया तो हम तो कंपनसेशन देंगे ही, मेरी लायबिलिटी तो है ही, मेरी जिम्मेदारी तो होगी ही उस डिजास्टर को लेकर कि मेरे पावर प्लांट में हुआ, हम तो जिम्मेदार होंगे ही। साथ ही साथ जो न्यूक्लियर एनर्जी चलाने के लिए रॉ मटेरियल हमको सप्लाई किया था, उस सप्लायर की भी लायबिलिटी हो जाएगी। ये पहले का रूल था, लेकिन अब हमने उस सप्लायर लायबिलिटी को ख़त्म कर दिया है। अब सप्लायर की कोई लायबिलिटी नहीं। फिर से समझो, हम मेरा न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में चल रहा है, कोई डिजास्टर होगा तो हम तो जिम्मेदार होंगे ही होंगे, लेकिन मेरे न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो रॉ मटेरियल्स आए थे, अलग अलग केमिकल्स आए थे ना, वो तुमने मुझे दिया था, तो तुमने तो मुझे दे दिया, बेचा था, बात ख़त्म। तो तुम्हारी तो जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन जो पुराना हमारा रूल चलता था ना, उसमें हम भी, अगर कोई डिजास्टर होगा तो मेरी भी जिम्मेदारी होगी, और तुमने मुझे वो रॉ मटेरियल दिया जिससे न्यूक्लियर एनर्जी हम बना रहे हैं, तो तुम भी पकड़े जाओगे, तुम्हारी भी जिम्मेदारी हो गई इस डिजास्टर के लिए, तुम भी कंपनसेशन भरो। अब ये बड़ा दिक्कत करता था, इंडिया में कोई सप्लाई ही नहीं करता था अलग अलग रॉ मटेरियल की। नहीं भैया, इंडिया में कोई डिजास्टर हो गया तो हम जिसका पावर प्लांट है वो तो फंसेगा ही फंसेगा, जिसने सप्लाई किया है वो भी फंसेगा। ठीक, तो ये पुराना चलता था। तो हमने उसी न्यूक्लियर लायबिलिटी को नया करके इस शांति एक्ट में रिवाइज किया है। रिवाइज करके क्या बोला है कि न्यूक्लियर प्लांट ऑपरेटर्स एलोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनसेशन। अब इस नए एक्ट में तुम एकदम आज़ाद हो गए हो, तुमने मुझे सप्लाई ही किया था ना, बस तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर कोई डिजास्टर हुआ है मेरे पावर प्लांट में तो आई एम द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन, सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिसका जो वो ऑपरेटर है ना न्यूक्लियर पावर प्लांट का, सिर्फ उसकी जिम्मेदारी होगी। जिसने उसको मटेरियल सप्लाई किया कि लो तुम न्यूक्लियर एनर्जी बनाना, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पहले उसकी भी हो जाती थी, तो अब हमने उसको रिवाइज कर दिया है। ठीक, और साथ ही साथ रिवाइज तो किया है, साथ ही साथ जो ऑपरेटर की लायबिलिटी, जो मेरी लायबिलिटी सिर्फ अब होगी, सप्लायर की लायबिलिटी तो हम ख़त्म कर दिए हैं, तो जो ऑपरेटर की लायबिलिटी होगी ना, हमने उसको भी फिक्स कर दिया है, कैप लगा दिया है उस पर, कैप्ड कर दिया है। कैप्ड मतलब फिक्स कर देना कि इतनी लायबिलिटी आपको देना होगा। तो कितनी लायबिलिटी देना होगा? 300 मिलियन एसडीआर। इसका मतलब समझो, 300 मिलियन स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये इकोनॉमिक्स का टर्म है, जो लास्ट 1-2 चैप्टर बचे हैं ना, 3 चैप्टर, उसमें तुमको हम स्पेशल ड्राइंग राइट्स समझा देंगे क्या होता है। तो अभी के लिए बस इतना समझो कि 300 मिलियन स्पेशल ड्राइंग राइट्स मतलब इंडियन रुपी के बराबर वो कितना हो जाएगा? 3300 करोड़, 3300 करोड़ हम ऑपरेटर्स की लायबिलिटी बना दिए हैं, लिंक्ड टू इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स रेदर दैन एक्सटेंट ऑफ डैमेज। इसका क्या मतलब हुआ? पहले जो ऑपरेटर्स की लायबिलिटी होती थी या सप्लायर्स की जो लायबिलिटी होती थी ना, वो होता था कि कितना बड़ा डिजास्टर हुआ है उसके हिसाब से हम पैसे मांगते थे। लेकिन अब हम वो सब चीज़ ख़त्म कर दिए हैं। जितना बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, उतनी ही आपकी लायबिलिटी होगी, और वो अप्रॉक्स 3300 करोड़ के अप्रॉक्स आएगा। ये ध्यान रखना, बस 3300 करोड़ ध्यान रखना। और 3300 करोड़ से भी ज़्यादा तुम 300 मिलियन एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये ध्यान रखना। बस इससे ज़्यादा जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा वो नहीं पूछेगा प्रीलिम्स में, गारंटी ले लो। ठीक, अगर पूछता भी है कि कितनी पे ऑपरेटर्स की लायबिलिटी फिक्स कर दी गई है, तो 300 मिलियन एसडीआर पे फिक्स कर दी है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एकदम गारंटी मेरे तरफ से है, उससे ज़्यादा वो पूछेगा ही नहीं। ठीक, लेकिन तुमको हम बता भी दिए सब चीज़। स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होता है ये इकोनॉमिक्स में समझाएंगे, यहाँ समझाएंगे ना तो हम टॉपिक से भटक जाएंगे। अभी ये टॉपिक आगे चलेगा। तो एक बार फिर से देख लो, हमने न्यूक्लियर लायबिलिटी को रिवाइज़ किया। रिवाइज करके क्या किया? पुराना जो लायबिलिटी था ना, वो मेरा भी लायबिलिटी था, मेरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो, और तुमने मुझे मटेरियल सप्लाई किया था न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाने के लिए, तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी हो गई। जिस कारण से कोई सप्लायर इंडिया में सप्लाई ही नहीं करता था कि भैया कोई डिजास्टर हुआ तो जो ऑपरेटर है वो तो फंसेगा ही फंसेगा, सप्लायर भी फंस जाएगा। तो हमने उसी चीज़ को ख़त्म किया, सप्लायर को तो आज़ाद कर दिया कि तुम आज़ाद, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं, तुमने रॉ मटेरियल सप्लाई किया, अब तुम चले जाओ, तुम फ्री हैंड हो। अब कोई डिजास्टर हुआ तो इकलौता इंसान कौन जिम्मेदार होगा? जिसका वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, सिर्फ हम जिम्मेदार होंगे। और हमारी जिम्मेदारी को भी फिक्स कर दी गई है। कितनी फिक्स कर दी गई है? 300 मिलियन एसडीआर, बात ख़त्म।
7वां पॉइंट देखो, क्रिएशन ऑफ डेडिकेटेड एटॉमिक डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स। हमने एक डेडिकेटेड एटॉमिक डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल बना दिया है। ट्रिब्यूनल्स हम पॉलिटी में पढ़ते हैं ना, जो क्वासी जुडिशियल फंक्शंस पूरा करते हैं। जैसे कि हम अलग अलग सेक्टर में ट्रिब्यूनल्स बनाए हुए हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स बनाए हुए हैं, कैट बनाए हुए हैं, अलग अलग ट्रिब्यूनल्स हम बनाए हुए हैं, फॉरेन ट्रिब्यूनल्स बनाए हुए हैं जो स्पेसिफिक केसेस को देखता है। तो हमने एक स्पेशल ट्रिब्यूनल भी बना दिया है, एटॉमिक डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल, कि एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड कोई वाद विवाद हो जाए तो उसके लिए कहाँ फैसला किया जाएगा, कौन से कोर्ट में फैसला किया जाएगा, उसके लिए एक स्पेशल एटॉमिक डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल हम बना दिए हैं जो सारे एटॉमिक एनर्जी के डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग अपना जजमेंट देगा, उसको मैनेज करेगा। तो ये इस एक्ट के सारे प्रोविजंस थे। ठीक, अब ये एक्ट आ गया है, अब इसके फ़ायदे देखने होंगे हमको। तो फ़ायदा बहुत है। क्या क्या फ़ायदा है? ये बिल्कुल अलाइन कर रहा है, मतलब अलाइंड मतलब कि एकदम साथ साथ चलेगा ये एक्ट। किसके साथ चलेगा? इंडिया का जो विज़न है। इंडिया का विज़न क्या है कि 2047 तक हमको विकसित भारत बन जाना है। तो उस विज़न के साथ ये बिल्कुल अलाइंड होगा। और साथ ही साथ जो हमारा 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करना है ना 2047 तक, ये देखो इसके साथ भी अलाइन हो रहा है। क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो काम तेज होगा, प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो न्यूक्लियर एनर्जी जल्दी जल्दी हम बना पाएंगे। तो हमारा जो गोल है कि 2047 तक हमको विकसित भारत बनना है और 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करनी है, उस गोल के साथ हमारा ये एक्ट बिल्कुल अलाइन हो रहा है, पैरेलल चलेगा, मदद करेगा उस गोल को अचीव करने में। तो पहला फ़ायदा तो ये हो गया। दूसरा फ़ायदा देखो, मोबिलाइज प्राइवेट कैपिटल एंड इंक्रीज एग्जीक्यूशन इफिशियंसी। इसका मतलब क्या हुआ? मोबिलाइज वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है? तुमने सुना होगा एक टर्म कि मिलिट्री मोबिलाइज कर रही है, आर्मी ने मोबिलाइज कर लिया, मतलब एक जगह इकट्ठा हो गए, आर्मी मूव करके वहाँ चले गए। तो मोबिलाइज करना सीधा लेकर आना। तो प्राइवेट कैपिटल, कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, कैपिटल मतलब एसेट होता है। तुम अगर कोई ज़मीन खरीद लो तो तुम्हारा वो इन्वेस्टमेंट कैसा इन्वेस्टमेंट कहलाएगा? कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल मतलब सीधा एसेट, जो हमारे लिए धरोहर है हमारी। तुम गोल्ड खरीद लो, वो भी तुम्हारे लिए कैपिटल है। ठीक है, तो प्राइवेट कैपिटल, प्राइवेट अपना इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट प्लेयर्स अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगा, प्राइवेट कैपिटल का मोबिलाइजेशन होगा, इकट्ठा होगा प्राइवेट कैपिटल। कहाँ? इंडिया में। किसके रिगार्डिंग इकट्ठा होगा? न्यूक्लियर पावर प्लांट सेट करने के रिगार्डिंग। और जब प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो हमारी जो एग्जीक्यूशन इफिशियंसी है, न्यूक्लियर पावर प्लांट को एग्जीक्यूट करना है इंडिया में, न्यूक्लियर एनर्जी बनाना है, उसकी इफिशियंसी इन्हेंस होगी। क्योंकि इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर याद करो, कैपिटलिज्म के फ़ायदे। कैपिटलिज्म में क्या होता है? प्राइवेट प्लेयर्स आकर काम करते हैं और प्राइवेट प्लेयर्स इफ़िशियंट होते हैं, वो काम ज़्यादा बढ़िया करते हैं। सरकारी काम में करप्शन देखा जाता है, लेकिन प्राइवेट काम काफ़ी अच्छा से होता है। तुम देखो ना, सरकारी हॉस्पिटल में कितना करप्शन होता है, सरकारी काम में कितना डिले होता है, लेकिन वहीं किसी प्राइवेट काम में जाओ, पैसा तो लगता है लेकिन काम सटासट होता है। तो प्राइवेट प्लेयर्स आर हाईली इफ़िशियंट। तो इंडिया में अगर प्राइवेट प्लेयर्स आकर न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करेंगे तो वो इफ़िशियंट होंगे। दूसरा फ़ायदा। तीसरा, ग्लोबल जाइंट्स इनकरेज होंगे कि वो इंडिया में आकर टेक्नोलॉजी सप्लाई करें। देखो, ग्लोबल जाइंट्स मतलब जो पूरे दुनिया के बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी बना रहे हैं, यूएस में, फ्रांस में, जर्मनी में, वो सब इंडिया आकर अपनी टेक्नोलॉजी सप्लाई करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि उनको भी तो मौका दिखेगा कि इंडिया में अभी न्यूक्लियर एनर्जी अलाउ कर दिया गया है प्राइवेट प्लेयर्स, फॉरेन प्लेयर्स के लिए, चलो चलो इंडिया में पैसा खूब मिलेगा, पैसा खूब कमाएंगे। तो इंडिया में आकर वो इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे। जैसे हमको पता चल गया कि तुम्हारे घर के बगल में ना प्लॉट खाली है, ज़मीन खाली है, हम तुरंत पहुंच जाएंगे कि अरे इसके पूरे घर के बगल में ज़मीन खाली है, सस्ता ज़मीन मिल रहा है, हम आ गए खरीदने। तो बस यूएस, फ्रांस वाले जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं न्यूक्लियर एनर्जी बनाने वाले, वो तुरंत कहेंगे कि अरे इंडिया में शांति एक्ट आ गया है, प्राइवेट प्लेयर्स को भी बनाने देगा, फॉरेन प्लेयर्स को भी बनाने देगा, चलो इंडिया में बहुत फ़ायदा है। वो आएंगे, अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, इंडिया में टेक्नोलॉजी सप्लाई करेंगे कि देखो ऐसे बनेगा न्यूक्लियर एनर्जी, इसको ऐसे अच्छा से कर सकते हैं। तो इससे उनका भी फ़ायदा होगा, इंडिया का भी फ़ायदा होगा। तो इंडिया में टेक्नोलॉजी आएगी। ठीक, साथ ही साथ हम एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हम इंडिजीनियस लेवल पे अपनी एनर्जी बना रहे हैं ना, तो हम एनर्जी के मामले में इंडिपेंडेंट होंगे कि नहीं। अभी हमको कोयला पे, क्रूड ऑयल पे, पेट्रोल पे डिपेंड करना पड़ता है एनर्जी के लिए। हम कितना ज़्यादा क्रूड ऑयल, कोयला इंपोर्ट करते हैं, तो हम इंडिपेंडेंट तो नहीं हुए। और जब हम न्यूक्लियर एनर्जी से जनरेट करने लगेंगे तो धीरे धीरे जो हमारी एनर्जी की इंडिपेंडेंस है वो इन्हेंस होगी। साथ ही साथ हमारा क्रूड ऑयल का, कोयला का, कोल लिखना हम छूट गया है हमसे, कोल इंपोर्ट भी कम हो जाएगा, क्रूड ऑयल का इंपोर्ट भी कम हो जाएगा, क्योंकि हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करेंगे। ठीक,
और जब हम क्रूड ऑयल और कोयला कम इंपोर्ट करेंगे तो हमारा ट्रेड डेफिसिट, व्यापार में जो नुकसान होता है वो भी कम होगा। अब हम इसमें एक ट्रिब्यूनल भी बना रहे हैं, एटॉमिक डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स। तो कोई भी विवाद होगा, कोई भी डिस्प्यूट होगा तो फास्ट ट्रैक मैकेनिज़्म हम एक बना दिए हैं ताकि डिस्प्यूट्स का तुरंत समाधान हो जाए, फास्ट ट्रैक हो जाए। ये भी हम एडवांटेज दे रहे हैं। अब इतना इन्वेस्टमेंट होगा, प्राइवेट प्लेयर न्यूक्लियर एनर्जी सेटअप करेगा, फॉरेन प्लेयर्स भी आकर अपनी टेक्नोलॉजी देगा, तो क्या लगता है इंडिया में जॉब क्रिएशन होगी? अलग अलग लोगों को रोजगार मिलेगा। मान लो हम प्राइवेट प्लेयर हैं, हमको न्यूक्लियर एनर्जी अब सेटअप करना है, शांति एक्ट आ चुका है, हम गए न्यूक्लियर एनर्जी सेटअप करने। तो मान लो पावर प्लांट सेटअप करने के लिए हम अकेले सब काम कर लेंगे क्या? नहीं, हमको लोगों को अपॉइंट करना होगा, हायर करना होगा जो इसमें एक्सपर्ट हों, लेबर्स लाने होंगे, सब चीज़ इकट्ठा करना होगा ना। तो अलग अलग लोगों को रोजगार मिल जाएगा मेरे थ्रू। तो इंडिया में जॉब क्रिएशन हुई, जॉब क्रिएशन हुई तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो ये फ़ायदा है। और जो न्यूक्लियर एनर्जी होता है ना, वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करता है। कोयला सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन करता है। तो हम न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ शिफ्ट होंगे तो जो हमारा क्लाइमेट टारगेट है कि 2070 तक हमको नेट जीरो एमिशन अचीव करना है, हम उसको भी पूरा करेंगे। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया में अगर शुरू किया जाता है तो, ठीक। और शांति एक्ट उसको हम पूरा करने में हमको मदद करेगा। तो ये तो एडवांटेज देखे। अब इसके चैलेंजेस भी हैं, फ़ायदे देखे, अब नुकसान देखो। चैलेंजेस क्या क्या है? सबसे पहला तो सेफ्टी रिस्क। भैया इंडिया में छोटा मोटा देखो, हम फंक्शन नहीं संभाल पाते हैं, आरसीबी मैच में भगदड़ हो गई, कुंभ मेला में भगदड़ हो गई, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हो गई, अभी गोवा के पब में आग लग गया, अभी कुछ दिन पहले राजस्थान जयपुर कहाँ कहाँ वो टूरिस्ट वाली बस जा रही थी, वो बसें के एसी में पूरा आग लग गया, जिंदा लोग की डेथ्स हो गई हैं जल कर वो। तो इंडिया में ना बड़ा ये जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं ना, उसमें बड़ा नेग्लिजेंस देखा गया है। हम चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं ठीक से। कभी कोई पुल गिर गया ढह कर, कभी कोई ब्रिज कोलैप्स कर गया, गवर्नेंस फेलियर्स बहुत होता है। हम बहुत सारे डिजास्टर्स को होने से बचा सकते हैं, लेकिन हमारे नेग्लिजेंस के कारण वो इंडिया में होते रहता है। फटाके की फैक्ट्री में आग लग जाती है कॉन्टिन्यूस, ये अभी 8 महीने में न्यूज़ में आया है। तो जहाँ हम इतनी छोटे छोटे चीज़ों में सेफ्टी नहीं इंश्योर कर पा रहे हैं, तो न्यूक्लियर एनर्जी कितना डिजास्टरस चीज़ है कि जिससे न्यूक्लियर बम बन सकता है। तो सेफ्टी रिस्क है कि नहीं? तो इंडिया ने एक बड़ा दाव खेला है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला। रिस्क भी बहुत बड़ा है सेफ्टी रिस्क का, कि कोई भी गड़बड़ी हुआ तो तबाही है तबाही है। लेकिन अगर हम इसको मैनेज कर गए तो रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है। रिवॉर्ड क्या क्या है, एडवांटेज सारा देखे हैं ना, तो ये रिवॉर्ड ही तो है। तो ये पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज है कि जब हमको न्यूक्लियर एनर्जी सेटअप करना होगा ना पहली बार, तो कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगा। मान लो हमको अपना अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करना है, हम प्राइवेट प्लेयर्स हैं, तो पहला इन्वेस्टमेंट बहुत महंगा होगा, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी सेटअप करने में बहुत पैसा लगता है। तो कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। फिर से इंडिया में ना स्किल की कमी है। न्यूक्लियर एनर्जी वाले लोग अभी उतने मिलेंगे नहीं, हाईली स्किल्ड, उतना स्किल्ड है नहीं इंडिया में। तो ये एक चैलेंज हो जाएगा। फिर से इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बड़ा कम है। हम 0.3% के आसपास या 0.7% के आसपास अपने बजट का खर्च करते हैं, जो कि बहुत लो है, मतलब नेग्लिजेंट है ये। इसको इंक्रीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी कमी है। न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट होगा तो हम इसका कोई परमानेंट डिस्पोजल सॉल्यूशन नहीं लेकर आए हैं। इस एक्ट में हम सीधा बोल दिए हैं कि स्टेट रेगुलेट करेगा वेस्टेज को, लेकिन कैसे रेगुलेट करोगे? वो जो वेस्ट होगा न्यूक्लियर वेस्ट, उसका डिस्पोजल कहाँ होगा? इसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन लाना होगा, ये एक चैलेंज है। फिर से एक डर है मिसयूज़ का। हो सकता है कोई प्राइवेट प्लेयर्स बिक जाए गद्दारों के साथ। यहाँ देखो अभी दिल्ली ब्लास्ट में डॉक्टर्स मिला है ना अमोनियम नाइट्रेट के साथ, तो उसी तरीके से ये कोई प्राइवेट प्लेयर बिक जाए किसी गद्दार के साथ, या यहाँ पे कोई ऐसा एंटी नेशनल लोग आ जाए जो इस न्यूक्लियर एनर्जी का गलत इस्तेमाल करे, तो मिसयूज़ होने का खतरा है कि नहीं, डिजास्टर ला देगा कि नहीं। ठीक है। और देखो ये जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड हम बनाए हैं, कहाँ गया ये स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया है ना एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को, दिख रहा है? तो ये जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड हम बनाए हैं ना, ये अभी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। इनको ऑटोनॉमी, इनको इंडिपेंडेंस हम उतनी नहीं दिए हैं, लिमिटेड वे में दिए हैं, क्योंकि ये अभी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो ये एक चैलेंज है कि गवर्नमेंट हो सकता है अपने हिसाब से काम करवाए इस पर, ठीक। साथ ही साथ इंपोर्ट डिपेंडेंसी है इंडिया की। देखो रॉ मटेरियल न्यूक्लियर एनर्जी को तो चलो ठीक है, प्राइवेट प्लेयर्स इंडिया में सेटअप कर लेगा,
लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी को सेटअप करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए ना, जो कुछ सप्लायर सप्लाई करता था। पहले वो जो सप्लायर सप्लाई करता था उसकी भी लायबिलिटी थी, तो वो कुछ रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा था ना। तो वो सब जो रॉ मटेरियल सप्लाई हो रहा है, जिसको हम यूरेनियम कहते हैं, थोरियम कहते हैं, जो न्यूक्लियर वेपन में, न्यूक्लियर एनर्जी में यूज़ की जाती है, वो जो रॉ मटेरियल है उसके लिए अभी भी हम इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट हैं। हम बाहर से ही मंगवा रहे हैं यूरेनियम और थोरियम। तो ये हमारे लिए निगेटिव है कि भैया तुम रॉ मटेरियल भी खुद इंडिया से निकालो ना, एक्सप्लोर करके, बाहर से काहे मंगा रहे हो। तो ये एक चैलेंज हो जाएगा। फिर से टेक्नोलॉजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं इंडिया में, अभी भी टेक्नोलॉजी की इंडिया में कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और चांसेस रहेगा कि न्यूक्लियर लीकेज हो जाए, न्यूक्लियर स्पिल्स हो जाए। न्यूक्लियर स्पिल्स मतलब लीक कर रहा है, बह गया न्यूक्लियर वाटर का वो जो कुछ है, तो कितना बड़ा डिजास्टर कंट्री में क्रिएट करेगा। तो ये सब रिस्क हैं, ये सब चैलेंजेस हैं, ये सब क्रिटिसिज्म है इस शांति एक्ट के। तो अब तुम चैलेंजेस बता दिए तो सॉल्यूशन बताओ भाई। डीएम हो तो सॉल्यूशन नहीं बताओगे, तो सॉल्यूशन बताओ। पहला सॉल्यूशन है कि हमको रॉबस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना होगा। कि शांति एक्ट ठीक है, बहुत फ़ायदा है, लेकिन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एकदम अप टू द मार्क रखना होगा, मेंटेन करना होगा। ये जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है ना, हम इसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना सकते हैं, ताकि गवर्नमेंट कंट्रोल ना करे एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड बिल्कुल स्वतंत्र होकर इंडिपेंडेंट वे में काम कर सके, तो हम इसको इंडिपेंडेंट बॉडी बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो रेगुलर ऑडिट करते रहो। रेगुलर ऑडिट मतलब प्रॉपर चेक करते रहो कि भैया तुम प्राइवेट प्लेयर सेटअप किए हो ना न्यूक्लियर एनर्जी, दिखाओ कहाँ कहाँ तुम्हारा सेफ्टी मेजर्स है, तुम जो जो एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स, ज़रूरी सेफ्टी मेजर्स हैं, तुमने अपनाए हैं कि नहीं, तुम्हारे यहाँ प्रोटेक्शन सही से हो रहा है कि नहीं, तुम्हारा लीकेज विकेज तो कहीं से नहीं है, तुमने प्रॉपर जो नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग तुम काम कर रहे हो कि नहीं। तो ये ऑडिट करते रहो, सेफ्टी चेक करते रहो कि कहीं से कोई खतरा होने का चांस ना रहे। ट्रांसपेरेंसी लेकर आओ, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता लेकर आओ, और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करो। जिम्मेदारी सब कोई अपनी अपनी निभाए, अकाउंटेबल रहे कि हाँ मुझे ये काम दिया गया है तो मैं इस काम के लिए जिम्मेदार हूँ। जैसे मेरा काम है करंट अफेयर सुबह 10 बजे 11 बजे डाल देना वीडियो नोट्स के साथ, फिर एक क्वेश्चन डाल देना, फिर तुम लोग का आंसर इवैल्यूएट करना, फिर इकोनॉमिक्स कराना, ऐसे करके हमारा काम बटा हुआ है। तो हम जिम्मेदार हैं ना कि हमको ये काम कराना है। तो दिस इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। तो जो जिसको काम मिला हुआ है वो जिम्मेदारी से निभाए, कि उसमें किसी तरीके का कोई गड़बड़ी ना करे। और जो रॉ मटेरियल हम बाहर से मंगा रहे हैं, चैलेंज में अभी हम देखे हैं ना कि हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं रॉ मटेरियल के लिए। तो ये जो हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं रॉ मटेरियल के लिए, ये ना रहें। हम इंडिया में ही रॉ मटेरियल को एक्सप्लोर करें, इंडिजीनियसली रॉ मटेरियल को निकालें, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, ये सबको हम इंडिया में ही निकाल सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब इंडिया में है नहीं है, रॉ मटेरियल मिलते हैं, लेकिन हम उसको का एक्सप्लोरेशन नहीं कर पाए, ढूंढ ही नहीं पाए, निकाल ही नहीं पाए। तो उसको निकालने पे भी ध्यान देना चाहिए। ये एक सॉल्यूशन हो जाएगा, वे फॉरवर्ड हो जाएगा। और लास्ट वे फॉरवर्ड हो जाएगा कि हमको वेस्ट मैनेजमेंट करना होगा। ये जो न्यूक्लियर एनर्जी से अलग अलग वेस्ट निकलेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट से, इसको हम मैनेज कैसे करेंगे, इसको हम कहाँ डंप करेंगे। सीधे कचरा पेटी में थोड़ी ना फेंक देंगे, कहाँ डंप करेंगे, ताकि रेडियो एक्टिविटी रिलीज ना हो, रेडियो एक्टिव कंपोनेंट्स रिलीज ना हो, जिससे कोई हार्मफुल सिचुएशन कंट्री में ना आए। तो दिस इज कंप्लीट शांति एक्ट, वी आर डन। इससे ज़्यादा यूपीएससी नहीं पूछ सकता है इस टॉपिक से। क्या वो पूछेगा, वो इस एक्ट के प्रोविज़न पूछेगा, हमने प्रोविज़न देख लिया। इस एक्ट के बेनिफिट्स पूछेगा, हमने बेनिफिट्स देख लिया। इस एक्ट में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं वो पूछेगा, वो भी हमने देख लिया। सॉल्यूशन क्या होगा वो भी देख लिया। मेंस के डायमेंशंस, प्रीलिम्स में घुमा सकता है कि शांति एक्ट क्या है, फुल फॉर्म क्या है, कौन से पुराने एक्ट को रिप्लेस किया, सब बता दिए। शांति एक्ट का एजेंडा क्या है वो बता दिए। इंडिया में न्यूक्लियर पावर की स्टेटस क्या है भी वो बता दिया, और इंडिया का रोड मैप क्या है वो बता दिए। दैट्स इट, वी आर डन। टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब एक बार जरा यार ये क्वेश्चन देखो, private participation in nuclear energy can accelerate India's clean energy transition but also raise governance concern. Discuss. ये जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन अभी हम अलाउ कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी में, इससे बढ़ेगा क्या, बढ़ेगा इंडिया का जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन है, जो हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बात कर रहे हैं, हमको 2070 तक नेट जीरो इमिशन इंश्योर करना है। ये हम एक्सेलरेट कर लेंगे इस शांति एक्ट से, प्राइवेट प्लेयर्स को का जो हमने अलाउ किया है उसके थ्रू। लेकिन इससे अलग अलग गवर्नेंस कंसर्न्स हैं, अलग अलग चैलेंजेस हैं। किया हुआ है ना डिस्कस, अभी हमने किया है इस वीडियो में, तो इसको ज़रा 250 वर्ड में लिख देना। दैट्स इट, ये हमारा आज का शांति एक्ट कंप्लीट हो गया। चलिए कल मिलेंगे सुबह में करंट अफेयर्स के साथ। दैट्स इट, टेक केयर।